अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स लास्ट टाइम के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या होता है और उसके पास्टुलेट्स हमने देखे थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ फॉल्ट्स हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव की कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मॉडल में कुछ नकाइस रह गए हैं और उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स हैं, और वो दो डिफेक्ट्स हैं जो कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो एक जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उस पर पूरा नहीं उतरते। तो आज के लेक्चर में का आगाज़ करते हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो यही है कि डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो वो हमारे पास दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। एक तो हमारे पास नंबर 1 ये आ रहा है कि हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो बुनियाद थी वो क्लासिकल थ्योरी पे रखी गई, क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारे पास जो एक एटम होता है उसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। और वो किस लिहाज से करते हैं ये कोई एक आइडिया नहीं था। तो वो बताते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज पार्टिकल है। लाइक सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एटम है, इसके दरमियान में क्या न्यूक्लियस है और ये क्या है, इसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और किस तरह से पाए जाते हैं ये कोई एक हमें आइडिया नहीं दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का कोई स्पेसिफिक पाथ है या कोई फिक्स है कि इनका एनर्जी लेवल है, ये कोई पता में नहीं था। तो वो अगर हम सपोज कर देते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पे तो चार्ज है और चार्ज कौन सा है हमारे पास, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज की फितरत क्या होती है, ये पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो क्या करेंगे, ये ऐसे अट्रैक्ट होता होता क्या करेगा, चांसेस हैं कि यही हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के साथ टकरा जाएगा या न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि ये भी चार्ज पार्टिकल है और हमारे पास जो न्यूक्लियस है इस पे भी चार्ज है और वो कौन सा है, पॉजिटिव है। अब ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता करता अचानक जब न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा तो क्या है, क्या होगा, ये एटम तो बिल्कुल क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। एटम की तो जो स्टेबिलिटी है वो भी नहीं रहेगी। तो ये एक फॉल्ट है कि अगर हमारे पास ये दरमियान में न्यूक्लियस है और अगर उसके इर्द गिर्द क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करते करते क्या करेंगे, इस न्यूक्लियस के साथ ये क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। तो एक तो बेसिक जो फॉल्ट है ये वाला है कि एटम की इस तरह तो स्टेबिलिटी, जो एटम की शिनाख्त है ये तो ख़त्म हो सकती है और एटम इस लिहाज से क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा जी। तो इस लिहाज से ये क्या करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करता 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 क्या करेगा, इस न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, टकरा जाएगा या इसके अंदर क्या करेगा, गिर जाएगा। तो इस लिहाज से क्या होगा, एक एटम की शिनाख्त ही ख़त्म हो जाएगी, वो क्या होगा, तबाह हो जाएगा। तो एक तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी में एक फॉल्ट था जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा ये है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, ये लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं अकॉर्डिंग टू जी। तो दूसरा हम फॉल्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि उन्होंने बताया है बुक में, इफ़ द इलेक्ट्रॉन इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली they should form a continuous spectrum, but in fact line spectrum was observed।
अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है, क्या करेगा, इसके रिवॉल्व करता करता न्यूक्लियस के साथ टकरा जाने का खदशा है, तो इसको क्या करना चाहिए, इसको कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करने से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जो कि बाद में क्या हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया। तो एक तो ये भी इसके इस मॉडल में एक फॉल्ट था कि अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है तो इसको क्या देना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं था। और अब का बाद में क्या हुआ, कुछ ऑब्जर्वेशंस हुई, उस ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट में देखा गया कि ये इसमें क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व किया जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। तो ये भी एक इसमें फॉल्ट था। एक तो ये है कि अगर ये एटम के गिर्द रिवॉल्व करता है तो कंटिन्यू एनर्जी इमिट करता करता क्या करेगा, एक न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन टकरा जाएगा या इसके अंदर फॉल कर जाएगा। तो और दूसरा ये है कि इसको क्या देना चाहिए, फिर अगर कंटिन्यूसली एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, तो इसको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं था। बाद में क्या हुआ, लाइन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया। तो इस मॉडल में काफ़ी सारे क्वेश्चंस रह गए थे जिनके आंसर हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से मिलते ही नहीं है, जो कि इसके डिफेक्ट्स हैं और ये इसकी लिमिटेशंस है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने अराइज किए। उनमें से पहला क्वेश्चन ये था, हाउ कैन एटम कोलैप्स, एक एटम कोलैप्स किस तरह से कर सकते हैं, कि जबकि अगर कोलैप्स कर जाता है तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होना चाहिए, एक क्वेश्चन ये था। और या फिर वाई एटम स्टेबल, कि एटम स्टेबल किस तरह से है, या कोलैप्स किस तरह से कर जाता है, अगर कोलैप्स कर जाता है तो इसका एग्जिस्टेंस होना ही नहीं चाहिए, या फिर अगर स्टेबल है तो किस तरह से है। कोई तो ऐसी साइंस होगी जो इसके पीछे होनी चाहिए, जो कि क्या करे, ये इसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहनी चाहिए। जबकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये क्या करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता करता इसके साथ टकराएगा और टकरा के क्या करेगा, मुमकिन है कि ये खुद को तबाह कर ले। तो ये एक इसके अंदर पार्ट है। लेकिन ये स्टेबल किस तरह से है, ये बड़ा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये था, व्हाई डज एन एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम, कि एक एटम लाइन स्पेक्ट्रम किस तरह से देता है, जबकि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया था। तो ये भी एक इसके अंदर फॉल्ट था। तो क्या क्या साइंटिस्ट ने फिर एक कंसिडरेशन दी कि एक नया मॉडल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा, साइंटिस्ट कंसिडर्ड देयर मस्ट बी अनदर मॉडल, साइंसदानों ने ये ख्याल किया कि एक और मॉडल होना चाहिए जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को सही से क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो आज के लेक्चर में हम जो नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो इसी बेस पे है कि इस मॉडल में क्या रह गए थे, कोई फॉल्ट रह गए थे जो कि डिफेक्ट्स थे। और आज के लेक्चर का हम आगाज़ करेंगे कि किस तरह से हमारे पास एक नई थ्योरी पेश करते हैं नील बोर, और इन सारे क्वेश्चंस का और जो हमने डिफेक्ट्स पढ़े हैं इनका आंसर आज के लेक्चर में और बोहर थ्योरी में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सब हम आगाज़ करने लगे हैं बोहर एटॉमिक मॉडल का, जो कि बोहर एटॉमिक थ्योरी पेश की थी उसने 1913 में, जो कि लास्ट टाइम हमने जो फॉल्ट्स पढ़े हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ फॉल्ट्स रह गए थे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस अराइज हो गए थे कुछ देर अब जो हमने पहले डिस्कस किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक नई थ्योरी लेके आएंगे जो कि बोहर ने 1913 में एक नई थ्योरी पेश की थी। हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था वो एक कोई कंप्लीट मॉडल नहीं था, वो इनकम्प्लीट मॉडल था। नो डाउट उसने बहुत अच्छा मतलब कि व्यू दिया एटम से रिलेटेड कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे। बाद में आने वाली जो आज की थ्योरी है उसमें उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है इसकी बुनियाद वो रखता है, जो इसकी बेस बनाता है वो हमारे पास जो मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उसको वो बेस बनाता है और थ्योरी ये पेश करता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट नहीं करते,
अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी यही था कि जो इलेक्ट्रॉन है कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं और लगातार एनर्जी वो रिलीज करते करते क्या होते थे, एक न्यूक्लियस के अंदर क्या होते थे, गिर जाते थे और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता था वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। अब देखें अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक थ्योरी इस तरह का ये पैटर्न कंटिन्यूस नहीं बिहेव करते, बल्कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ना तो एनर्जी इमिट करते हैं ना ही वो एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं। वो क्या करते हैं, एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल में, ये क्या है सारे 1 2 3 4 ये क्या है सारे एनर्जी लेवल्स हैं, ये इन एनर्जी लेवल्स के अंदर रहते हुए क्या करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रेवोल्यूशन करते हैं। सपोज हमारे पास इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, सभी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखें यही वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने अपने पाथ में, अपने अपने लेवल में, अपने अपने ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे और एनर्जी जो है कंटिन्यूसली रिलीज नहीं करेंगे। तो एक तो ये इसका पॉइंट था और इसी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए इसने एक अपनी थ्योरी पेश कर दी और इसमें इसने ये ऑर्बिट्स का एक कंसेप्ट दिया। ये सारे क्या हैं, ऑर्बिट्स हैं, पाथ हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, ये सारे हमारे पास। और इनके आने वाले लेक्चर्स में हम नाम भी देखेंगे कि क्या क्या इनके नाम है और कितने कितने इनमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये तो एक आइडिया हमारा क्लियर हुआ कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी है उसमें यही है कि ये कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन और वो क्या करते हैं, अल्टीमेटली किसमें, न्यूक्लियस में फॉल कर जाते हैं। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इनके अपने स्पेसिफिक पाथ हैं, एक फिक्स्ड क्वांटाइज्ड ये क्या करते हैं, इनकी एनर्जी होती है, इनकी एक फिक्स एनर्जी होगी, हर लेवल की अपनी एनर्जी होगी जी। तो हर लेवल की क्या होगी, अपनी एनर्जी। सपोज हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी 10 जॉल एनर्जी है, इसकी कितनी है, 8 जॉल है, इसकी एनर्जी कितनी है, 6 जॉल है। तो इस तरह से हर ऑर्बिट की क्या होगी, एक अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होगी और इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो ये एक सिंपल सी बोहर एटॉमिक थ्योरी है कि जो कि क्या है, हर जो हमारे पास पाथवे है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड मीन फिक्स है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब देखें अब हमने क्या करना है, इसके आने वाले जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं वो देखते हैं और हम प्रूव भी करेंगे किस तरह से। और एक बात आप जहाँ पे नोट कर लें, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आएगा, इस पाथ से इस पाथ में आएगा, तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज़ करेगा, क्योंकि इन पाथ की क्या होती है, एनर्जी हाई एनर्जी होती है और इनकी लोअर एनर्जी हो, जैसे जैसे नीचे आएंगे क्या होती जाएगी, एनर्जी लोअर होती जाएगी। अब देखिए हमारे पास जब यही वाला इलेक्ट्रॉन सपोज है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, अब्जॉर्ब एनर्जी करेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एक सिंपल सी आपकी थ्योरी है। अब हम देख लेते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर 1 पे हमारे पास जो पोस्टुलेट है, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी, हाइड्रोजन एटम को उसने एक मॉडल के तौर पर लिया है। आप कोई भी जो हमारे पास डिफरेंट जो आने वाले एलिमेंट्स हैं उनके जो मॉडल आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को उसने क्या है, बेस बनाया है। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर क्या होते हैं, हमारे पास जो टाइनी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, ये जो मैंने ड्रा किया हुआ है ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, ये घूमते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो जाता है कि जो कि हाइड्रोजन एटम के क्या लिया उसने एग्जाम्पल लिया है, ये दरमियान में क्या टाइनी न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द का क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए जो दूसरा हमारे पास पोस्टुलेट है वो ये है कि ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स एनर्जी दैट इज क्वांटाइज। हर जो हमारे पास एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, जो कि हमने इधर सपोज भी किया हुआ है। सपोज कर लें कि हमारे पास इसकी 6 है, इसकी 8 है, इसकी 10 है। तो ये हर जो हमारे पास पाथवे होता है, ऑर्बिट होता है, इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है।
और नंबर थर्ड पे एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट डज नॉट रेडिएट और अब्जॉर्ब एनर्जी। जितनी देर एक इलेक्ट्रॉन है अपने ऑर्बिट्स में रहता है वो ना एनर्जी इमिट करता है ना एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। तो फिर कब करता है हम देख लेते हैं। द एनर्जी इज इमिटेड और अब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। एनर्जी रिलीज या अब्जॉर्ब तब होगी या तो इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर जाके जंप करेगा या नीचे आएगा इस न्यूक्लियस की तरफ आ जाएगा या फिर क्या करेगा ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाएगा। तब जाके एनर्जी का एक्सचेंज होना है, चाहे वो एनर्जी रिलीज हो चाहे वो एनर्जी अब्सॉर्ब हो, तब जाके होगी जब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से हरकत करेगा कोई गड़बड़ करेगा या तो यहाँ चला जाएगा या यहाँ पे चला जाएगा, तब जाके एनर्जी इमिट होनी या अब्सॉर्ब होनी। जी तो हमारे पास जो नंबर 4 पे है पोस्टुलेट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर में जाएगा, इस ऑर्बिट से इसमें जाएगा, तो वो क्या करेगा, इट अब्जॉर्ब एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब ये हायर से लो में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज़ करेगा। ये हमारे पास फोर्थ इसका पोस्टुलेट है और उसकी उन्होंने ये एनर्जी एक्सचेंज की इक्वेशन भी दी हुई है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू एच पी। हमारे पास जो यहाँ पे एच है ये क्या है, ये मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है और वी क्या है हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी है। ये अगले पोस्टुलेट में हम देख लेते हैं। जी तो दिस चेंज इन एनर्जी डेल्टा इज गिवन बाय द फॉलोइंग प्लैंक्स इक्वेशन। ये हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन है जो कि डेल्टा ई इज इक्वल टू ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच पी। हमारे पास जहाँ पे जो एच है ये मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी गिवन है, और वी हमारे पास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो इस लिहाज से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जी तो लास्ट वन जो हमारे पास पोस्टुलेट है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम MVR गिवन है। हमारे पास इसका भी हमारे पास फार्मूला जो गिवन है कि हमारे पास जो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम से क्या करता है, इन शेल्स के अंदर, इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या करता है, रिवॉल्व करता है। और वो एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं MVR इज इक्वल टू n। लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्योंकि क्या है, ये सारे क्या है, सर्कुलर हैं, तो इनका जो रेडियस की सूरत में क्या करेंगे, हम तो एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारा आता है MVR इज इक्वल टू NH/2π। तो ये हमारा किसी भी अगर एंगुलर चीज़ का हमने क्या हुआ, एक सर्कुलर चीज़ का मोमेंटम या अगर उसका सरकमफेरेंस हमने फाइंड आउट करना हो तो हम इस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो m जहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, मैस आ गया है, v हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, r क्या हमारे पास रेडियस है, और ये हमारे पास मैक्स प्लैंक कांस्टेंट है जो इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, 2π की भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये 5 जो पोस्टुलेट्स हैं ये भी कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम एक टेबल देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है और बोहर एटॉमिक मॉडल है किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंस में हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।